Good evening students. For class 10 मैंने लास्ट क्लास में एसिड के डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट किया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो मैं बेसिस का अपलोड करूँगा। तो आज के क्लास में मैं पहले बेस के बारे में जो आपको कंसेप्ट दिया है इनिशियली, चाहे वो डिफिनीशन से रिलेटेड हो या फिर इंडिकेटर से रिलेटेड हो, उसको मैं रिकॉल करता हूँ। देन आफ्टर मैं फिर इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को देखूँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि आप बेसिस के बारे में क्या क्या समझें। जैसे एसिड का आपने सिस्टमेटिक स्टडी किया, ठीक उसी तरीके से हम बेस का भी सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले मैं रिकॉल करता हूँ बेस के बारे में। इससे पहले मैंने क्या क्या आपको कंसेप्ट डिलीवर्ड किया है, उस चीज़ को आप समझें थोड़ा सा। तो जिस समय हम एसिड को डिफ़ाइन कर रहे थे डिफरेंट कंसेप्ट के थ्रू, एट दैट सेम टाइम हमने बेसिस को भी उसी समय डिफ़ाइन किया था। लेकिन अगर हम एसिड के ट्रिवियल डिफिनेशन को देखें, जो बेसिक डिफिनेशन है हमारे बुक के अकॉर्डिंगली, तो उसमें आपने देखा था कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच इज sour in taste and it turns blue litmus into red। अगर हम उसी बेस पर उसी तरीके से अगर बेस को डिफाइन करें तो बेस का डेफिनेशन क्या था? बेसिस इट इज sour in taste and it is slippery to touch and it turns red litmus into blue in color। मतलब है कि एसिड का टेस्ट सावर नहीं बीटर होता है। सावर टेस्ट होता है एसिड का और बेस का टेस्ट कैसा होगा? बीटर। तो बेस इज बीटर इन टेस्ट एंड इट इज स्लिपरी टू टच। अगर इसको आप छुएंगे तो ये आपको सॉफ्ट लगेगा और ये स्लिपरी इन नेचर होता है। एंड इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड लिटमस के कलर को ये ब्लू कलर में चेंज कर देता है। ऐसे सब्सटेंस जिसमें ये प्रॉपर्टीज होगी, ऐसे सब्सटेंस को हम बेस कहते हैं। अगर हम इंडिकेटर के हिसाब से देखें तो लिटमस पेपर को छोड़ के और जितने भी तरह के नेचुरल इंडिकेटर थे, उस सभी इंडिकेटर्स में, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, बेसिस अपने अपीयरेंस को बताता था। क्यों? तो ये बेस भी जिस तरीके से एसिड किसी भी इंडिकेटर के कलर को चेंज करके अपने आइडेंटिटी को प्रूव करता है, ठीक उसी तरीके से बेस भी इंडिकेटर के कलर को चेंज करके अपने आइडेंटिटी को प्रूव करेगा। और यही काम इंडिकेटर का ही है कि वो एसिड या बेस के प्रॉपर्टीज के आधार पर, क्यों तो उसके कारण उसका कलर चेंज होता है, तो उस कलर चेंज के बेस पर वो बताता है कि गिवन सब्सटेंस और सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, तो एग्जांपल में आप देखें लिटमस पेपर के अलावे आप देखिए
तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आपने जितना भी देखा हुआ है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसमें आप चाइना रोज से लेके टर्मरिक तक और वेनिला से लेके ओनियन तक, ये सभी फ्रेग्रेंस का आप यूज करते हैं एज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे हम वेनिला का लेते हैं, वेनिला, तो वेनिला का अपना फ्लेवर होता है जिसे आप वेनिला फ्लेवर कहते हो। तो ये वेनिला फ्लेवर एसिड में तो डिसअपियर नहीं होगा, लेकिन अगर आप बेस के साथ इसका यूज करते हैं तो वेनिला फ्लेवर में बेस अगर मिलाए तो ये फ्रेग्रेंस जो है वेनिला का वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ओनियन का भी आप यूज कर सकते हैं। ओनियन में भी अगर आप बेस का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका भी फ्रेग्रेंस डिसअपियर हो जाता है, जबकि एसिड के साथ ऐसी कोई बातें नहीं होती। इसीलिए अगर आपके हाथ में सपोज करें कि वेनिला या ओनियन का फ्लेवर है, तो उस कंडीशन में आप किसी भी एसिडिक मटेरियल से अपने हाथ को धोएंगे तो उसका वो फ्रेग्रेंस डिसअपियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी बेसिक सब्सटेंस जैसे सोप या फिर डिटर्जेंट, इसको अगर आपने हाथ में लगा के धो लिया तो आप देखेंगे कि वेनिला और ओनियन का जो फ्रेग्रेंस है वो डिसअपियर हो जाता है, आपके हाथ से ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आप गौर करेंगे कि अगर किसी सोप से अपने हाथ को छू लेते हैं, वेनिला या ओनियन से अगर वॉश कर लेते हैं उसके बाद सोप से, तो इसका फ्रेग्रेंस डिसअपियर हो जाएगा। तो बेस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के साथ इस तरीके से अपना अपीयरेंस को प्रूफ करता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप मिथाइल ऑरेंज में देखें, मिथाइल ऑरेंज के साथ, तो मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर आप जानते हैं कि ये ऑरेंज कलर का होता है। लेकिन अगर आपने इसमें बेस को मिलाया, बेसिक सॉल्यूशन को अगर आपने इसमें मिलाया, तो ये ऑरेंज का कलर येलो हो जाता है, येलो। जबकि अगर एसिड अगर इसमें मिलाते तो इसका कलर कैसा हो जाता, तो उसका कलर रेड हो जाता। लेकिन मिथाइल ऑरेंज के साथ अगर बेस को हम मिलाते तो उसका कलर येलो होता है। यानी ये कलर चेंज के थ्रू बता देता है कि गिवन सब्सटेंस और सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ठीक उसी तरीके से एक और इंडिकेटर है फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन भी एक इंडिकेटर है। अगर इसके साथ आप एसिड मिलाएंगे तो ये कलरलेस चूँकि होता है तो इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आती, कलरलेस सॉल्यूशन है तो इसके कलर में एसिड के साथ कोई चेंजिंग नहीं आती है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन को इसमें मिलाया तो इसका कलर पिंक हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल थ्रू विच वी कैन ऑब्जर्व द बेसिक सब्सटेंस थ्रू द इंडिकेटर। आप किसी भी बेसिक सब्सटेंस को इंडिकेटर के थ्रू जो पहचानने की बात करते हैं वो इस तरीके से पहचान सकते हैं। क्यों कि ये डिफरेंट इंडिकेटर के साथ कलर चेंजिंग के थ्रू अपने अपीयरेंस को बताता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेसिस के क्लासिफिकेशन का। तो एसिड के क्लासिफिकेशन में मैंने आपको डिफरेंट तरह के क्लासिफिकेशन को बताया है, चाहे वो मिनरल एसिड हो या फिर ऑर्गेनिक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक एसिड हो। इस तरीके से डिफरेंट क्लासिफिकेशन के थ्रू मैंने एसिड को आपको समझाया था। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमें बेस को एक्सप्लेन करना है तो हम बेस के क्लासिफिकेशन में दो ही क्लासिफिकेशन
मतलब बेस का दो टाइप जो है उसको मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें अगर हम बेस का सिंपल क्लासिफिकेशन देखें तो ये 2 टाइप्स का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब हम इसको डिफाइन भी कर लें कि कौन सा ऐसा बेस है जिसे आप स्ट्रॉन्ग बेस कहते हो और कौन सा बेस है जिसे आप वीक बेस कहते हो। तो स्ट्रॉन्ग बेस का डिफिनीशन ये है, दोज बेसेस which are completely ionized in water। यानी अगर ऐसा बेस जिसको आप वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने के बाद वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए एंड it increase the concentration of hydroxide ion in aqueous solution। और उस aqueous solution में ये क्या करता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। जाहिर सी बात है कि वाटर में डालने के बाद अगर कोई बेस हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है तब आप उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहोगे, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कंप्लीटली आयोनाइज होना चाहिए वाटर में। कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब है कि जितना आप बेस के मॉलिक्यूल्स को डालेंगे उस मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंगली अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन 100% देता है। जैसे सपोज करो कि किसी एक्वस सॉल्यूशन में आपने 100 NaOH को डाल दिया, तो जाहिर सी बात है कि उस एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद वो NaOH 100 हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता होगा। अगर 100 हाइड्रोक्साइड आयन को वो रिलीज करेगा, देन आफ्टर दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब ये हुआ कि वो कंप्लीटली आयोनाइज होना चाहिए वाटर में, यानी 100% जितना मॉलिक्यूल्स है उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन वो रिलीज करेगा, तब वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। अब जाहिर सी बात है कि ये अगर एक्वस सॉल्यूशन में है तो इस एक्वस सॉल्यूशन में ये 100% हाइड्रोक्साइड आयन तभी दे सकता है जब ऐसे बेस वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो। तो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होना या वाटर में डिसॉल्व होने वाले बेसिस को हम अल्कली कहते हैं। तो ये नोट में आपको याद रखना होगा। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नॉन एज अल्कली, इसे आप अल्कलीज कहते हैं। ये चीज़ याद रखना है। और यही अल्कलीज वाटर में जब डिसॉल्व होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होने की एबिलिटी रखता है और इसी के कारण इसका कंप्लीटली आयोनाइजेशन होगा, जिससे 100% हाइड्रोक्साइड आयन इसके मॉलिक्यूल्स रिलीज करेंगे। तो ऐसे बेस को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम बात करें वीक बेस का, तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि दोज बेसेस which are partially ionized or not completely ionized inside there in the aqueous solution, those bases which
आर पार्शियली आयोनाइज इन वाटर। पार्शियली आयोनाइज इन वाटर का मतलब है कि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये हाइड्रोक्साइड आयन तो देता है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस के तरह ये इंक्रीज नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा कंडीशन है बेसिस के साथ, तब हम उस बेस को कहते हैं वीक बेस। तो अल्कलीज को छोड़ के रेस्ट जितने भी बेसिस हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स है, दे आर नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। तो वाटर में वो इनसॉल्युबल होते हैं और पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, जिसके कारण उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन लो रह जाता है। तो ऐसे बेस को जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन लो रह जाएगा, तो वैसे बेस को हम कहेंगे वीक बेस। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आप देखें तो NaOH आप जानते हैं, इसे इंडस्ट्रियली कास्टिक सोडा बोलते हैं, लेकिन इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ये Na+ में टूटेगा और ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ये सॉल्यूशन कैसा है? तो एक्वस सॉल्यूशन है। तो उसी वाटर में ये Na+ देगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में ही रहेगा, और ये भी हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ये भी उसी सॉल्यूशन में एक्वस फॉर्म में रहेगा। एक्चुअली ये वाटर में सॉल्युबल है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अल्कलीज। और ऐसे अल्कलीज को हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है इन द एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें वीक बेस का, तो जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कैसा सॉल्यूशन है? ये एक्वस है। अगर इसका आयोनाइजेशन करें तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा, ये पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, और ये NH4+ में यानी NH4 आयन देगा एंड हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अब गौर करें कि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिखा है, जबकि यहाँ पर मैं रिवर्सेबल, यहाँ पर मैंने इरिवर्सेबल लिखा, और यहाँ पर मैंने रिवर्सेबल का सिंबल दिया। रिवर्सेबल का सिंबल देने के पीछे का रीजन ये है कि इस रिएक्शन से आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर NH4OH वाटर में डिसॉल्व होने के बाद NH4+ एंड OH- देता है, तो सेम टाइम ये दोनों कंबाइंड होके NH4OH में कन्वर्ट भी हो जाएगा। इसके कारण प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो पाता है जैसे इरिवर्सेबल रिएक्शन में। इरिवर्सेबल रिएक्शन में आप गौर करके देखिए कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब स्प्लिट हुआ तो Na+ एंड OH- में ये ब्रेक हो गया, लेकिन ब्रेक होने के बाद फिर से ये कंबाइंड होके NaOH में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, बिकॉज दिस इज इरिवर्सेबल। दैट्स वाई यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता रहेगा। जितना ब्रेक हो गया उतना हाइड्रोक्साइड आयन इसमें परमानेंटली रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, जबकि इस रिएक्शन में रिवर्सेबल होने के कारण ये अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन फिर से कंबाइंड होके NH4OH में बदल जाता है, जिसके कारण हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन इसमें हाई नहीं हो पाता। दैट्स वाई दिस इज वीक बेस। तो इस तरीके से ये दो क्लासिफिकेशन हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। याद रहे कि जितने भी अल्कलीज हैं, ऑल अल्कलीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कलीज को छोड़ के रेस्ट जितने भी बेसेस हैं वो वीक बेस में आएंगे। क्यों?
कि वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड वाटर में नहीं हो सकता, वो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। अब हम यहाँ पर आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी कैसा है, तो एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर में आपने KOH को डाल दिया है। तो वाटर में डालने के बाद यहाँ पर भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, जिससे पोटासियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है, और ये रहेगा कहाँ पर, तो उसी वाटर में। और वाटर में जब रहता है तो उसे हम एक्वस लिखते हैं, तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन देता है। तो यहाँ पर ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन फिर दूसरा एग्जाम्पल हम इसका अगर देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखते हैं, CaOH होल ट्वाइस, इसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हो। तो इसके एक्वस सॉल्यूशन का जब आयोनाइजेशन होगा तो यहाँ पर भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और ये Ca++ एंड 2OH- में टूटता है। अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन को देखें तो यहाँ पर 2OH एक मॉलिक्यूल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिलीज होगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि वाटर में इतने स्लो रेट से इसका आयोनाइजेशन होता है कि ये इरिवर्सिबल हो जाता है, और फाइनली ये OH और कैल्शियम आयन आपस में कंबाइंड होकर फिर से CaOH होल ट्वाइस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें वीक बेस का ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। यानी वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा, जिससे OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है देन दिस इज स्ट्रॉन्ग। अगर इसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन उस रेशियो में इंक्रीज नहीं हो रहा है, तब हम उसे कहेंगे वीक बेस। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हम एसिड के लिए बेसिसिटी को एक्सप्लेन किया था, उसी तरीके से यहाँ पर बेस के लिए हम एसिडिटी को एक्सप्लेन करेंगे। याद रहे कि एसिड का बेसिसिटी होता है और बेस का एसिडिटी होगा। तो बेस के एसिडिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं, और इससे हमें एसिडिटी का डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर चलें हम एसिडिटी को पहले एक्सप्लेन करें। व्हाट इज एसिडिटी? एसिडिटी इसका डेफिनेशन होगा the number of hydroxide ion released by a base, एक बेस के थ्रू जितना हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज किया जा सकता है इज नॉन एज, उसी को आप क्या कहोगे? एसिडिटी। इसका मतलब साफ है कि किसी भी बेस में हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करने की जितनी एबिलिटी होती है, दैट नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फॉर दैट बेस इज नॉन एज एसिडिटी। उस बेस के लिए वही नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? एसिडिटी। जैसे हम कुछ बेस का नाम लिखते हैं, जैसे आप देखें एग्जाम्पल में NaOH, ये बेस है। तो ये बेस एक्वस सॉल्यूशन में Na+ एंड OH- में टूटता है। सो दैट्स वाई अगर हम इसके
एसिडिटी की बात करें तो इसकी एसिडिटी हो जाएगी 1। क्यों कि सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH में एक ही हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करने की एबिलिटी है, तो इसका एसिडिटी 1 हो जाएगा। KOH में भी देखें तो यही बात है कि ये भी एक्वस सॉल्यूशन में K+ एंड OH- देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी एसिडिटी 1 है। उसी तरीके से अगर हम CaOH होल ट्वाइस को देखें तो ये ब्रेक होके Ca++ एंड प्लस 2OH- में टूटता है। दैट्स वाई इसकी एसिडिटी 2 हो जाएगी। अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देखें NH4OH को, तो ये भी वाटर में डिज़ोल्व होके NH4+ में टूटता है एंड सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी इसकी भी एसिडिटी 1 होगी। उसी तरीके से अगर हम AlOH होल थ्राइस की बात करें तो यहाँ पर ये एल्युमिनियम 3+ में टूटेगा, यानी अल्युमिनियम आयन देता है जिस पर 3+ चार्ज होता है एंड प्लस 3OH- में टूटेगा, यानी इसकी एसिडिटी 3 हो जाएगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी आप एसिड को डिफरेंट क्लास में बांट सकते हैं। जैसे जिसकी एसिडिटी 1 होगी जिस बेस की उसको हम मोनो एसिडिक बोलेंगे। जिसकी एसिडिटी 2 होगी वैसे बेस को हम डाई बेसिक बोलेंगे या डाई एसिडिटी बोलेंगे। जिसकी एसिडिटी 3 होगी उसे हम ट्राई बेसिक या फिर ट्राई एसिडिक बोलेंगे। तो इस तरीके से इसको हम ट्राई एसिडिक बेस बोलेंगे, इसको डाई एसिडिक बेस बोलेंगे, इसको हम मोनो एसिडिक बेस बोलेंगे। इस तरीके से बेस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस हम एसिडिटी भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस, ये भी मोनो एसिडिक है। इसको बोलेंगे डाई एसिडिक बेस, फिर इसको मोनो और इसको हम ट्राई एसिडिक बेस बोलेंगे। इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन एसिडिटी के बेसिस पर हो जाएगा, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक and triacidic. So these are the different classification of bases on the basis of their acidity. तो ये क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बेस के केमिकल रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ये हमारा हेडिंग होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज में हम बेस का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं। तो रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ एसिड के साथ बेस का रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं
कि वेन एवर बेस एंड एसिड बोथ आर रिएक्ट विथ ईच अदर दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये हम लोग एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी देखे हुए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वेन बेस या बेसिस रिएक्ट्स विथ एसिड्स they form salt and water. It means इसका जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बेस प्लस एसिड्स इक्वल्स साल्ट प्लस वाटर। ये हमारा जनरल फार्मूला है। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे NaOH की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप जानते हैं ये बेस है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो आर्हेनियस के थ्योरी के अकॉर्डिंगली वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करे वैसे सब्सटेंस को हम बेस कहते हैं। तो NaOH भी वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, दैट्स व्हाई दिस इज बेस। और चूँकि ये वाटर सॉल्युबल है इसलिए हम इसे अल्कली भी कहते हैं। तो इस बेस का रिएक्शन आप किसी भी एसिड के साथ कराते हो, जैसे हम HCl के साथ करते हैं, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स NaOH लेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लेंगे और इसका जब रिएक्शन करेंगे तो इसके रिएक्शन से पहले साल्ट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज 2NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है एंड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये सोडियम क्लोराइड यहाँ पर साल्ट है क्योंकि इस सोडियम क्लोराइड में ना तो एसिडिक नेचर रहता है ना ही बेसिक नेचर होता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज साल्ट। और यहाँ पर अगर NaOH की बात करें तो ये बेस है और HCl की बात करें तो ये एसिड है, जबकि H2O क्या है, ये वाटर है। अब देख रहे होंगे आप कि बेस प्लस एसिड इक्वल साल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर भी आप देखें कि बेस प्लस एसिड इक्वल्स साल्ट प्लस water. So this is the example of bases and acids whenever both are reacts with each other. अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल। रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। आप जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी मेटल के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो जनरली मेटल को डिस्प्लेस नहीं करता, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसका एक सिंपल एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिंक के बारे में अगर हम बात करें तो वो जिंक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है और जिंक का नेचर भी एम्फोटरिक होता है। आप जानते होंगे कि जिंक ऑक्साइड एम्फोटरिक इन नेचर है, जबकि जनरली मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हम मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर डायरेक्टली जिंक का भी रिएक्शन अगर हम मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो वहाँ पर जिंक एसिडिक इन नेचर शो करता है, यानी एसिडिक इन नेचर हो जाता है और अपने
एसिडिक बिहेवियर को शो करने लगता है, जिससे वहाँ पर भी एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है और उसमें वाटर रिलीज नहीं होती। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब ये रिएक्शन आप देखें, रिएक्शन में हम बात करते हैं कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप जानते हैं कि यह अल्कली है, इसका मतलब है कि सोडियम वैसे भी अल्कली है, तो यह हाईली रिएक्टिव मेटल है और इसका रिएक्शन हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक इससे कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल्स NaOH का लेंगे और इसमें जिंक का कुछ ग्रेन्यूल्स डाल देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन से Na2ZnO2 का फॉर्मेशन होता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दिस कंपाउंड इज नॉन एज सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये हाइड्रोजन गैस है और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसको प्रूफ करने के लिए हम कैंडल फ्लेम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन गैस चूँकि इनफ्लेमेबल है, तो अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो उसे आप कैंडल फ्लेम से टेस्ट कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो उसमें फायर कैच करने की एबिलिटी हो जाती है, तो उसमें आग पकड़ लेगा। और ऐसा होता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जिंक का कुछ ग्रेन्यूल्स डाल देंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साथ ही साथ उसमें सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है। तो अभी मैंने 2 रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन किया, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ एसिड एंड रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, और ये दोनों रिएक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे के वीडियो में मैं बेस के कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन करूँगा। थैंक यू।